सुप्रीम भी क्या करते हैं, नहाने के बाद में उनको थोड़ी भूख लगती है, लेकिन भूख लगने से पहले और आप क्या करते हैं, बिफोर हैविंग ब्रेकफास्ट, बिफोर हैविंग लंच, आप पहले अच्छे कपड़े पहनते हैं, ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, आईने के सामने जाते हैं और पहले सुंदर बनते हैं। यू गेट ऑर्नामेंट्स, यू गेट योर ट्रेडिशनल अटायर्स, इधर ड्रेसेस, आप सब कपड़े वपड़े बदलते हैं, करते हैं ना ये डेली। तो सुप्रीम भी ये रिचुअल करते हैं। वो द्वारिकाधीश जाते हैं। कहाँ जाते हैं, द्वारिका जाते हैं, गुजरात में जाते हैं, आपके एक और धाम में जाते हैं रामेश्वरम से। ये इंडियन माइथोलॉजी में कहते हैं कि डेली का प्रोसेस है सुप्रीम का। तो ये वहां जाते हैं और अपने आप को रेडी करते हैं, नया ड्रेस पहनते हैं, ऑर्नामेंट्स पहनते हैं और एक सुंदर गॉड के रूप में सामने आते हैं। और फिर वो सुंदर गॉड जब रेडी हो जाते हैं आपकी तरह, आप लोग भी तो गॉड गॉडेसेस हैं कि नहीं है जी, सभी में, इस प्रकृति में लोग कहते हैं, हमारा वेद शास्त्र कहता है सभी जीव में, सभी प्राणियों में भगवान का वास होता है। वो तो हमारे वेद का सार है, अहम ब्रह्मास्मि, है ना। तो हमारे जो सुप्रीम है वो नए कलेवर, नए कपड़े पहनने के लिए द्वारिका जाते हैं, गुजरात में जाते हैं और रेडी होते हैं। जब आप पूरे रेडी हो जाते हैं कलेवर पहन के, नया ड्रेस पहन के, तो आपको भूख लगती है। जब आपको भूख लगती है तो आप कहाँ जाते हैं, किचन में जाते हैं या कैंटीन में अपने डाइनिंग टेबल पे जाते हैं और आप कुछ खाते हैं। वैसे ही सुप्रीम हमारे वो जगन्नाथ धाम जाते हैं, पुरी जाते हैं और वहां पे भोग लगाते हैं, कुछ खाते हैं। वो भोग लगाना मतलब कुछ खाते हैं, पेट को भर, इस चर्या है। तो नाउ वी रीच जगन्नाथपुरी। अभी हम चारों धाम से जगन्नाथपुरी पहुंच गए। चूंकि कल लग रहा था तो हमको जगन्नाथ की कुछ कहानी बस मैं आपको जगन्नाथपुरी की स्टोरी बता देता हूँ। आप गोस्वामी तुलसीदास के बारे में सुने होंगे। गोस्वामी तुलसीदास मानस लिखा, वो प्रभु राम के बहुत बड़े भक्त थे और उन्होंने उनसे प्रभावित होके रामचरितमानस लिखा। अब आप मुझे मत पूछना कि भाई रामचरितमानस क्या था, ठीक है। ठीक है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा। अगर आप मुझे पूछेंगे गोस्वामी तुलसीदास कौन थे तो भी मैं शायद नहीं एक्सप्लेन करूंगा, और आप रामचरितमानस पूछेंगे तो सिर्फ मैं इतना ही कर सकता हूँ, है ना। तो रामचरितमानस जिन्होंने लिखा गोस्वामी तुलसीदास जी ने, उनको एक बार महसूस हुआ, वो तो अवध में थे, अवध मतलब आज का उत्तर प्रदेश बिहार का पार्ट होता है, वो गोस्वामी तुलसीदास वहां से थे। उनको एक दिन लगा कि मुझे जगन्नाथ से बुलावा आया है, पुरी धाम से बुलावा आया है और मुझे जाना चाहिए। उस वक्त में ट्रेन नहीं थी, उस वक्त में फ्लाइट नहीं था, गोस्वामी तुलसीदास जी के पास पैसे भी नहीं थे। तभी तो रामायण लिख पाए। जिनके पास पैसा है, 99 का फेर है, वो रामायण लिखेगा क्या। तो गोस्वामी तुलसीदास पैदल पैदल कहाँ चले गए, जगन्नाथ धाम चले गए, पुरी चले गए। थक गए, बहुत थक गए, पैरों में छाले पड़ गए। किसी तरह बहुत भीड़ थी, जब जाके देखे जगन्नाथ मंदिर में इतनी भीड़ थी, मतलब सदियों से ये भीड़ चली आ रही है वहां पे दर्शन के लिए। तो भीड़ थी, गोस्वामी तुलसीदास घुस नहीं पा रहे थे। किसी तरह वो जब घुसे अंदर में, तो प्रभु जगन्नाथ के फीचर को देख के उनको लगा कि अरे भगवान, मैं कहाँ आ गया, ये तो मेरे प्रभु राम नहीं है, ये तो मेरे प्रभु राम नहीं है। इनका हाथ नहीं है नॉर्मल, इनके कंप्लीट हाथ नहीं है, इनकी आंखें प्रभु श्री राम जैसे कमल नयन नहीं है, इनके पैर भी पूरे नहीं है, ये तो खंडित हैं, अखंडित हैं,
इनका शरीर कंप्लीट नहीं, मेरे प्रभु राम नहीं हो सकते। डिसअपॉइंटेड तुलसीदास वेंट बैक आउटसाइड ऑफ टेम्पल। मंदिर से बाहर तुलसीदास जी वापस चले गए और एक पेड़ के नीचे बैठ गए। रात हो गई, सोना स्टार्ट के परेशान हो गए, बोले मेरा दर्शन नहीं हुआ, मैं वापस चला जाऊंगा। प्रभु मेरे साथ, भगवान आपने क्या किया, मैंने तो राम के दर्शन नहीं किए। शाम को, रात को एक बच्चा आया, छोटा सा बच्चा उस मंदिर में। चारों धाम में हमारे चमत्कार होते हैं, हमारे हिंदू लोग ऐसा कहते हैं, ऐसा माइथोलॉजी है। मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ, आपके परदादा दादा कहते हैं, मेरे दादा भी कहते हैं, ठीक है। तो जब वो सो रहे थे बिना खाना खाए थक के, तो एक छोटा बच्चा आया और उनको आसपास में पूछने लगा, ये तुलसीदास कौन है, तुलसीदास कौन है। तो तुलसीदास जी ने कहा, अरे मैं हूँ बेटे, बता क्या काम है। मैंने खाना वाना नहीं खाया, मेरे पैर में छाले हैं, मेरा काम भी पूरा नहीं हुआ, मैं तो परेशान हूँ, सो रहा हूँ। कहा, अरे नहीं नहीं तुलसीदास जी, ये जो जगन्नाथ प्रभु है ना, आपके लिए प्रसाद भेजा है। ये देखो 2 हंडी भर के प्रसाद भेजा है, आप यहाँ से खाली पेट कैसे जा सकते हैं। ये तो प्रभु यहाँ भोग लगाते हैं, आप प्लीज खाइए इसको। तो उनने प्रसाद दिया, जब गोस्वामी तुलसीदास ने रिजेक्ट कर दिया। कहा, ना 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 ना, ये मेरे प्रभु राम नहीं है, ये मेरे प्रभु राम जैसे दिखते नहीं है, इनके हाथ पैर नहीं है, आंखें उनकी जैसी सुंदर नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा। जब ये रिजेक्शन देखा उस छोटे बच्चे ने, तो उस छोटे बच्चे ने तुलसीदास जी को, गोस्वामी तुलसीदास जी को क्या कहा सुनिए। जो लोग अवधी समझते हैं, हिंदी इंग्लिश में नहीं कह रहा हूं, भारत तो हजारों भाषाओं का देश है। जो अवध की कुछ लाइन समझ पाएंगे रामचरितमानस का, वो मैं आपको सुनाता हूं। उस छोटे से बच्चे ने, जो शायद भगवान के रूप थे, उनने तुलसीदास को क्या कहा कि अरे तुलसीदास, तुमने खुद ही रामचरितमानस में बाल कांड में क्या लिखा है, सुनो, मैं तुमको सुनाता हूँ, ठीक है। मैं सोशल मीडिया से आपको पढ़ के सुनाता हूँ, जो कल मैंने इस रिफरेंस को देखा। वो छोटा बच्चा गोस्वामी तुलसीदास को कहा, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना। आई रिपीट, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। तनु बिन परस नयन बिनु देखा, ग्रही ग्रास बिनु बास अशेषा। असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। मतलब आप बिना हाथ के, बिना हाथ पैर के इस विश्व का सभी कुछ कर सकते हैं। बिना सिर के, बिना आंखों के आप सबको देख सकते हैं। बिना कान के आप सुन सकते हैं। आप मेरे प्रभु राम ऐसे मेरे भगवान हैं। तो उस छोटे से बच्चे ने तुलसीदास को कहा, तुम मेरे बारे में रामचरितमानस में यही लिखे हो मेरे बचपन के बारे में। मैं तो वही हूं इस मंदिर में जो बैठा हूं, तुलसीदास, और तुम मुझे नहीं पहचान पा रहे हो। तब तुलसीदास को तीनों उनके भगवान जो थे राम के साथ में, वो त्रिमूर्ति जगन्नाथ में दिखाई दिया, और उन्हें समझ में आया कि प्रभु राम उसी जगन्नाथ में वास करते हैं। उनका फीचर वहां उन्हें दिखाई देने लगा। ये हमारे देश की महिमा है। ऐसी घटनाएं और ऐसी माइथोलॉजी केवल इंडिया में हो सकती है, विश्व के और किसी कोने में संभव नहीं है। तो हम उस देश में रहते हैं जहाँ पे इस तरह के हमारे गॉड गॉडेसेस हैं, और इस तरह के हमारे एंसेस्टर्स हैं, जिनने इतने रिच कल्चर को प्रोड्यूस किया है, इतने रिच कल्चर को हमें, उसकी लिगेसी को हमें सौंपा है, ताकि हम नेक्स्ट जनरेशन में उसको लेके जाएं। सो थैंक यू सो मच बीइंग विद अस। आप सभी का मैं फिर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं प्रोग्राम में। और मैं रंजय जी से निवेदन करता हूं कि आज से हम चूंकि प्रेयर स्टार्ट करेंगे, तो हम प्रेयर स्टार्ट करें रंजय जी। जैसा हमने जगन्नाथ की बात कही, जैसा हमने प्रभु राम की कही, सुप्रीम की कही, गॉड की कही, उसी में अल्लाह, उसी में ईसा, उसी में सब कुछ है। तो हम लोग आगे बढ़े प्रेयर की ओर, सर्वधर्म प्रार्थना। कल एक गुजरात से मैम थी, उनने ये मैटर उठाया था, ऑल वेदास, ऑल आवर उपनिषद, इफ यू विश टू लर्न
the language translated in Mahabharata and Ramayana. That is the way of life, है ना? These two epics अगर आप स्टडी कर लेते हैं, हम लोग तो इतना बिजी है ना आप, कि हमारे पास समय नहीं है अपने खुद को जानने के लिए। विश्व को हम वी गो फॉर स्टडीज, बट वी नेवर सी विद इन अस। हम अपने सराउंडिंग में नहीं देखते, हम अपने मोहल्ले में अपने पेरेंट्स को स्टडी नहीं करते, अपने फैमिली को स्टडी नहीं करते। योर फैमिली इज द यूनिवर्स, योर हैमलेट इज योर यूनिवर्स, माय विलेज इज माय वर्ल्ड, यू नो, है ना? तमिलनाडु में पीपल आर फ्रॉम केरला एंड तमिलनाडु, यू नो, just after marriage, newly married bride and groom, they watch the Saptarshi. Saptarshi is what? These are 7 stars. ये 7 stars को we assume these are 7 of our sages. सप्तर्षि हैं, ये ऋषिज हैं हम कहते हैं। तो अगर आप ऋषिज को जब देखेंगे तो 4 कॉर्नर्स होते हैं, एक पलंग जैसा होता है, और 4 कॉर्नर के बाद टेल स्टार्ट होता है। 2 स्टार और होते हैं, जिसमें जो दूसरे होते हैं वो कौन होते हैं? ऋषि वशिष्ठ होते हैं। कौन होते हैं? ऋषि वशिष्ठ। और ऋषि वशिष्ठ के साथ में देयर इज ए स्मॉल अनदर स्टार, वेरी स्मॉल, नेकेड आई यू कांट सी नॉर्मली। वो अरुंधति होती हैं। कौन होती हैं? एक विमेन सेजेज हैं, अरुंधति। Generally, you can't see that Arundhati from naked eye, but we check our eyes sometime in India. If you can see the Arundhati, your eyes are normal 6/6. आप समझ रहे हैं? आप अगर उस तारा को देख लेते हैं, अरुंधति जी को ऋषि वशिष्ठ के साथ में, means your eyes are normal, there is no problem in your sight. It is 6/6 normal eyes. तमिलनाडु में मैरिज के बाद में न्यूली मैरिड कपल, ब्राइड एंड ग्रूम, इट इज प्रैक्टिस, कल्चरल प्रैक्टिसेस। मैरिज के बाद बिल्डिंग से बाहर जाते हैं, घर से बाहर जाते हैं, और ऋषि वशिष्ठ और सप्तर्षि में से ऋषि वशिष्ठ और अरुंधति को देखने का रिवाज है। दैट इज ट्रेडिशन। व्हाई डू यू नो? वो जो कपल है, that you can't separate, universe has defined their destiny, वो हमेशा एक साथ रहेंगे। they are living together since time immortal, वो रहते हैं। but you know, Tamil Nadu people in their culture, they know the small particle with the bigger particle always rotate around the ऋषि वशिष्ठ, you know। अरुंधति जो स्टार है, छोटा स्टार है, वो हमेशा ऋषि वशिष्ठ के राउंड चक्कर लगाता रहता है। और वो पूरा फिनोमेना नासा के पहले और इसरो के इस्टेब्लिशमेंट से पहले हमारे तमिलनाडु के लोगों को पता है। So how our Indians, we knows everything about astrophysics, but slowly because of these Britishers and invaders, उनने हमारे विजडम को किल किया। उनने कहां पे अटैक किया? दे अटैक इन टू आवर विजडम। हमारे नॉलेज को, हमारे विजडम को उन लोगों ने डिस्ट्रॉय किया, जिसकी वजह से वो जो लिगेसी था इंडियन कल्चर का, वी आर फेलिंग टू फॉरवर्ड इट, है ना। चलिए ऐसा करते हैं, we are getting late and you must get opportunity also.
एक्चुअली आफ्टर 10 मेरा ही डिस्कशन है आप लोगों के साथ, दैट इज इंट्रोडक्शन टू कल्चर, एट्रीब्यूट्स एंड कंपोनेंट्स. बट बिफोर दैट आई विश टू शेयर समथिंग फ्रॉम योर पार्ट. आई वॉज इन नॉर्थ ईस्ट फॉर 10 years. मैं 10 सालों तक नॉर्थ ईस्ट में मेरी पोस्टिंग थी. And the whole country teachers were coming to our regional center Guwahati, to Tripura, Mizoram, at various places. How we deal with our own people when we rush to other places. आप लोग ट्रेन में जाते होंगे तो फील करते होंगे, है ना, जब आप लोग से हिंदी नहीं बनती तो हिंदी स्पीकिंग लोग कैसे हम एक दूसरे को तंग करते हैं, और जब आपसे इंग्लिश नहीं बनती तो इंग्लिश स्पीकिंग लोग आपको कैसे तंग करते हैं. ये हम एक दूसरे से सीख सकते हैं, हमको उसके लिए फॉरेन जाने की जरूरत नहीं है. ठीक है, हम लोग अपने देश से ही सीखते हैं. हाउ वी डिस्क्रिमिनेट अवर ओन पीपल, अवर ओन कीन एंड कीथ, थ्रू विच द सेम डीएनए वी आर हियर. हम लोग जिस डीएनए से बाहर निकले हैं, है ना, अंडमान निकोबार में जो अफ्रीकन की तरह दिखते हैं ना, ओंगेज, जारवाज, सेंटिनेलीज, उसी डीएनए से आप जो गोरे गोरे लोग और मैं जो मीडियम मुलाटो कलर का आदमी बैठा हुआ हूं, we all originated from there only, you know. This is strange, but this is the fact of science. Now Rakhi Gadi evidences says in Indus civilization, that is debate on Aryans now. तो वो कहते हैं कि there were Dravidian skeletons also there in Indus civilization. And now it is proved by the DNA studies. तो डीएनए स्टडी को तो कोर्ट भी चैलेंज नहीं कर सकता, कोर्ट में भी एक्सेप्टेड होता है कि डीएनए प्रूव्ड मींस यस, हु इज द फादर इज प्रूव्ड. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दैट इज माय कंट्री. तो कौन पहले आया, अंडा पहले आई कि मुर्गी पहले आया, दिस इज नॉट क्वेश्चन. रादर टू लीव आवर लाइफ विथ हार्मोनी एंड पीस, with love and affection, and that my country teaches us. है ना, हमारे लिटरेचर में हमारे टेक्निकल लोगों का वेट कर रहा हूं एक्चुअली. स्टिल आई एम वेटिंग फॉर आवर कंप्यूटर एक्सपर्ट्स, इफ दे मेक यू अनम्यूट. अगर वो आपको अनम्यूट कर देंगे तो मैं चाहता था हम आसाम चले जाते अभी. नाउ ओनली वी कुड हैव रीच टू आसाम, but sometimes we depend to each other, so it's a teamwork. I am waiting for one of my colleague, two of my colleague. See what your eyes see, that your brain think. What your brain think, your eyes can have the glimpses. तो मिजोरम कहाँ है, एक बार अपने दिमाग में ला के देखिए आप. where is मिजोरम? You ask yourself first, where is the Mizoram? You try to locate in Indian political map, being Indian. It is not question I am asking you. I do not have that guts to ask you anything. You are so knowledgeable. But it is my humble request as brother that you locate Mizoram, that you locate Tripura, that you locate Manipur. All are in constitution well defined in Indian political map. तो उनको जब हम बेंगलोर में, दिल्ली में, चेन्नई में, मुंबई में वहां के लोगों को कहते हैं अच्छा पासपोर्ट वीजा लेके आए हो क्या, तो वो हिंदी में कहता है, अरुणाचल प्रदेश का आदमी हिंदी में कहता है अरे मैं तो भारत का हूं, मैं क्यों पासपोर्ट लेके आऊंगा. लेकिन फिर भी हमको उसका हिंदी इंग्लिश भी सुनाई नहीं देता, हमको लगता है वो चाइनीज बोल रहा है. बिकॉज उसका फेशियल जो लुक है ना, उसका बॉडी कंपोजिशन वो वैसा दिखता है, तो हम उसको पूछने लगते हैं पासपोर्ट लाए हो. So that question I am raising, and I would request to Assam, we welcome you in Assam. CCRT welcome you in Assam when we'll resume our on-campus training program. आप लोग आसाम जाइए, हैदराबाद जाइए, उदयपुर जाइए, दिल्ली में भी आइए ट्रेनिंग में. और न्यू रीजनल सेंटर भी ओपन दिस ईयर. दिस इज अ हैप्पी न्यूज फॉर अस, गुड न्यूज फॉर अस. सेंट्रल इंडिया में दमोह में हमने
रीजनल सेंटर इसी वर्ष में माननीय मंत्री संस्कृति विभाग द्वारा वहां पे हमने शुरू किया और आप वहां पे जा सकते हैं। तो चलिए आसाम के टीचर्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगा 10 minutes only, 5 to 10 minutes, tell us something about Brahmaputra, Kamakhya, Bhupen Hazarika and all about Bihu and Satriya। वहां के संस्कृति के बारे में थोड़ा हमारे टीचर्स को बताइए कि what is Assam? Is there anybody from Assam? Friends from Assam, can you hear me? आप मुझे सुन सकते हैं आसाम से? Teachers from Assam, if you are there, you may respond, please. Yes, Umesh Kumar Verma from Assam and 2 others are raising their hands. रंजय जी, इनको अनम्यूट, आप लोग भी अनम्यूट करें। उमेश कुमार सर, आप अनम्यूट करें प्लीज। Slowly we have to learn this online procedures, mute and unmute process. Everything we have to learn. टीचर्स फ्रॉम आसाम अनम्यूट करिए और जल्दी जल्दी से स्टार्ट करें, नहीं तो समय की कमी है हमारे पास। बट वो बोल नहीं सकते वहां से। यस सर, प्लीज, वी आर वेटिंग फॉर यू। यस सर, गुड मॉर्निंग। So I would like to let you know about Bihu of Assam. Please, please. असम में जो बिहू है चार प्रकार के होते हैं। बोहाग बिहू, काती बिहू, भोगाली बिहू, बोहाग बिहू, काती बिहू, माघ बिहू। तो बोहाग बिहू में जो ये राइस, वहां में मतलब आसाम में बोहाग बिहू में राइस कल्टीवेशन सेरेमनी, मतलब उसमें जो उसमें लोग जैसे पहले मैं माघ बिहू के बारे में बोलना चाहता हूँ। ठीक है, माघ बिहू जो जनवरी महीने में, जैसे लोहड़ी जो होता है दिल्ली में, दिल्ली साइड में, वो जो वही लोहड़ी के दिन में मनाए जाते हैं। उसमें माघ बिहू में जो फसल कटाई जो होता है ना, फसल कटाई लेके सेलिब्रेशन किया जाता है। उसमें जिस दिन माघ बिहू होते हैं, उससे पहले वाला दिन जो है उसमें मतलब लोग भेला घर बनाते हैं। भेला घर बनाते हैं, उसमें लोग रहते हैं। जैसे कि दिल्ली में, हरियाणा में लोहड़ी मनाई जाती है, वैसे ही उसी रात को भेलाघर में लोग वहाँ बिहू मनाते हैं। घर बनाए जाते हैं। भेलाघर मतलब आपका जो खेर होता है, थैच हाउस में लोग रहते हैं वहाँ। और माघ बिहू मनाए जाते हैं। लोग रात को आग जलाते हैं, बॉनफायर जला के वहाँ आपका खाना पीना होता है, लोग सेलिब्रेट करते हैं। और अगला दिन जो है वो भेलाघर को लोग जलाते हैं, वहाँ पूजा होता है। जिस घर में मतलब थैच हाउस में रहते हैं, लोग वहाँ पूजा करते हैं। वो मतलब पूजा करने के बाद जलाते हैं उसको, और वैसे ही सेलिब्रेट किया जाता है। और बोहाग बिहू जो होता है, उसमें ये मतलब कल्टीवेशन सेरेमनी है, जिसमें लोग मतलब। सर ने बहुत अच्छे तरह से माघ बिहू के बारे में बताया। मैं थोड़ा सा बोहाग बिहू के बारे में बता देना चाहती हूँ। तो बोहाग बिहू जो है उसको हम लोग रंगाली बिहू भी
बोलते हैं। रंगाली मीन्स एंजॉइंग द सिचुएशन, द फेस्टिव। तो बहाग बिहू के पहले दिन जो गरु बिहू बोलता था, सर ने बोला, जैसे कि वो गाय की, गौ माता की पूजा होती है। गाय को हल्दी और जैसे कि कुछ और असम की ट्रेडिशनल चीज है, माखी होती है और दिखलोती जैसा, ये सब लगा के उसको नहाते हैं, रिवर में लेके जाते हैं या खेत के नाले तक लेके जाके गाय को धुलाते हैं, नहाते हैं और फिर उनको नए से रच्छी बांधते हैं, जो पोघा बोलते हैं उसको। और उसको उस दिन पहले गरु को, गाय को हम लोग पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद क्या होता है, उस दिन सिर्फ खाना पीना का जो फेस्टिव है वो थोड़ा सा उसमें ध्यान देते हैं घर के सब लोग, और गाय को पूरा दिन भर गाय के परिचर्या में सब लोग लगे रहते हैं। दूसरे दिन स्टार्ट होता है मानू बिहू, मीन्स बिहू ऑफ द पीपल। देन उस दिन क्या होता है, सब लोग घर के बड़ों को, छोटे लोगों के मतलब बाल बच्चे लोगों ने बड़े बड़े लोगों को सेवा करते हैं, पाँव छू के आशीर्वाद लेते हैं। फिर बड़े उनको आशीर्वाद देते हैं और सब लोग मिलजुल के उस दिन खाना खाते हैं और सब लोग मिलजुल के उस दिन पूरा मजा फुर्ती करते हैं। उसको असम के वर्ड में रंगाली रंग बोलते हैं। रंग वर्ड तो हिंदी में भी है, रंगाली कहते हैं क्योंकि सब लोग एंजॉय करते हैं। फिर ये भी 7 डेज तक असम में चलते हैं। तो इसका खासियत क्या है, ये नए कृषि की जो कल्टीवेशन की प्रिपरेशन है, इसलिए वो बॉयज एंड गर्ल्स, यंग बॉयज एंड गर्ल्स नॉट मैरिड, वो लोग जाके खेत के किनारे जो बड़े पेड़ होते हैं, लाइक पीपल पेड़ पौधे जैसे, इसके नीचे में एक जगह निकाल कर वहाँ पे बिहू करते हैं, पूरा एंजॉय करते हैं। सिर्फ वहाँ अनमेरिड बॉयज एंड गर्ल्स जा सकते हैं। हाँ, वहाँ पे जाके पूरा फुर्ती करते हैं, एंजॉय करते हैं। और क्या होता है पहले दिनों में, अभी भी मतलब क्या होता है, वहाँ पे जो लड़की और लड़के एक दोनों को अगर अच्छे लगे तो वो उन लोगों को अगर मन मिले तो वो लोग शादी भी मना सकते हैं। फिर क्या होता है, इसे 7 डेज तक चलते हैं और ये बिहू एंजॉय करने के बाद 7 डेज में, आफ्टर 7 डेज उस फील्ड में जो पेड़ होते हैं, पीपल के पेड़, वहाँ पे बिहू को विदाई देते हैं। सब लोग जाके ढोल ताल जैसे ये बजना है, ये इंस्ट्रूमेंट लेकर जाके बिहू करते हैं और बिहू को पेड़ को, पौधे को गामूसा जैसे, गामूसा और सेलेंग ऐसा बोलते हैं, ये कपड़े हैं, ये असम के ट्रेडिशनल कपड़े हैं, इसको पहनाते हैं पेड़ को और पेड़ को पूरा सेवा करके हुकन मैम थैंक यू सो मच। दोनों ही लर्नेड पार्टिसिपेंट्स का हम CCRT की तरफ से vote of thanks, we express our gratitude to both of learned teachers. If we talk about the Bihu, even in full day we can't complete the story of Bihu. Yes sir. It will take 3 days, it will take 5 days, rather it will take the whole year. Because Bihu is the way of life in our Assam, and we celebrate Bihu 3 times in Assam, as sir was saying us. और उस बिहू को हम जीते हैं, but the country and the world they know Bihu is a dance form. Bihu is a small dance form, is a manifestation of that festival. But Bihu is a festival we celebrate throughout our throughout the year and throughout the life. है ना बैदू, मैं सही कह रहा हूँ? हम पूरे जीवन भर बिहू मनाते हैं, और जब बिहू डांस होता है तो अगर आप किसी असमीज फेलो के हाथ को पकड़ लो, उसका हाथ यूं बर्ड्स की तरह, जैसे बर्ड फ्लाई करते हैं ना आसमान में, वो बर्ड्स की तरह उनके बॉडी मूवमेंट्स स्टार्ट हो जाते हैं बिहू के रिदम में। वो खोल, वो पेपा, वो गगना, ऑल दीज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स
I can feel with narration of our learned teachers from Assam. Thank you again, Assam, for your beautiful presentation. Or Thank you, sir. allow me now allow me to start our discussion also. I would request to Ranjay ji, may please display PowerPoint so that we can move forward. And friends, it is not that much scholarly papers or anything I am coming with you. Rather, this is a simple basics of culture. What is culture, you know? And now as you are in CCRT coming to study culture, this is the complete academic program. Whereas you are learning about the huge tangible heritage, intangible heritage, and many of terminologies, temple art, right? So within that framework, we must know how to study. That is another objective of the CCRT, to inculcate the methodologies, how to research on it, right? जब हम रिसर्च करना सीखेंगे तभी तो उसको क्लासरूम में ले जाना सीखेंगे. So we must develop that methodology. So how to develop that methodology? Like Bharatanatyam, like Kathak, or like Satriya, Bihu, all you need learning for more than 10 years, more than 20 years. After 20 years of learning, an artist says, now I am able to perform this dance form. Means देख के ये नहीं समझा जा सकता कि अब मैं भरतनाट्यम कर लूंगा या कर लूंगी. It needs long period of disciplined learning process, है ना? So we should click on small components also, so that we can create magic in classroom. CCRT आपको अलग अलग कंपोनेंट्स एवरी डे आपके सामने लेके आएगी और आप उसमें से सीखिए कि आप उसको क्लासरूम में कैसे यूज कर सकते हैं. बहुत बड़े हमारे गुरुज आएंगे जो डांस फॉर्म से, म्यूजिक से, हाँ, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक से, वो सभी आपको कुछ कंपोनेंट सिखाएंगे. सो आई एम कमिंग विद बेसिक्स ऑफ कल्चर. दैट इज द क्वेश्चन, व्हाट इज कल्चर? संस्कृति क्या है? आप लोग स्कूल में कभी कभी बोलते हो और हम कभी कभी बीइंग पेरेंट्स घर में भी बोलते हैं. जब आपका बच्चा या छोटा चाइल्ड जो है वो थोड़ा सिंपल से अलग सा व्यवहार करता है ना, तो आप उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? डोंट बिहेव लाइक अ मंकी, बिहेव लाइक अ मैन. आदमी की तरह व्यवहार करो. ये क्या बंदरों की तरह घर बोलते हो? नहीं बोलते हो? These sentences, what we denote, what we say exactly, we challenge to that cultural components. Means some code of conduct made in our culture, defined in our customary law. आपको जिंदगी में ऐसा रहना चाहिए, वैसा रहना चाहिए, ये पॉजिटिव चीजें हैं, ये निगेटिव, ये सब हमने डिफाइन किया है. ओके, सो there are huge discussion. I would start from simple query, what is culture? चलिए रंजय जी, हम पहला स्लाइड लगा देते हैं. जी सर. संस्कृति क्या है? मैं दोनों भाषाओं में बोलता रहूंगा, so that people from south only they can get some components, and from PowerPoint also they can note, and I would share this PowerPoint with you, no problem at all. You can utilize it in your day-to-day studies. You can study your society itself, wherever you are residing. You can study to your neighborhood, you can study to your own society through these components. नेक्स्ट कर दीजिए, नेक्स्ट. और ये पूरा ब्लैक क्यों आ रहा है पता नहीं, थोड़ा चेक कर लें. Whether you can visualize, all friends, teachers, क्या आप देख सकते हैं इस PowerPoint प्रेजेंटेशन को? Yes sir, yes sir. आप लोग Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes, sir. संजय जी, ये PowerPoint नॉर्मल तो नहीं है जो मैंने बनाया था, बट ओके, मैं कंटिन्यू करता हूं इसके साथ में. If you see, gentlemen, only human species, that Homo sapiens sapiens, is having that physical capacity which we evolved through many of thousands of years. Only because of this physical capacity, we
are having culture and we establish ourselves as dominant animal on this earth. टीचर्स को भी लॉबी में अगर ले आए रंजय जी, ठीक है, एक साइड में अगर हम टीचर्स को ले लें, पावर पॉइंट को साइड में ले लें, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, और पावर पॉइंट का फीचर चूंकि पूरा ब्लैक हो गया तो ठीक है, कोई बात नहीं, विथ ऑल ऑड्स वी हैव टू कंटिन्यू. जी सर. If you see, the first characteristics is the erect posture and bipedal motion, locomotion. Because of the time, I am not going to elaborate these components. Simply you can understand because you are a teacher and elaborate yourself. You Google it, you may find out the all details. Most important is erect posture. Because of the erect posture, many of bones changes during the time of evolution. And the second is the opposable hallux. What is called opposable hallux? रंजय जी आप व्यवस्था देखते रहें, स्क्रीन को काइंडली ठीक कर दें, मेरा निवेदन है आपसे, जिससे कि मैं नॉर्मल फील करूं और आगे बढ़ सकूं. If you see this hand, rest of animals are having this thumb fused with these 4 digits, but in human species this thumb is opposable to these 4 digits. You see, this is called opposable hallux. This is called opposable hallux. So you can grip on any object this much, like this. You can have the grip, proper grip on any object. If you go beyond, our eyes are special. If you see, we are having stereoscopic eyes. Do you know what does it mean? Stereoscopic means we can have 3-dimension eyes. You can look at the 3 dimension at a time. Other animals, they can watch only 2 dimensions, है ना? इसीलिए आप देखते होंगे कि आप ट्रैप बनाते हैं जंगलों में और एनिमल सीधा गड्ढे में गिर जाता है, बट ह्यूमन स्पीसीज नहीं गिरता, उसको 3 डायमेंशन एक साथ में दिखाई देता है. सो दैट इज कॉल्ड स्टीरियोस्कोपिक विजन. Next point is chromatic vision, means our eyes can recognize the red and black, red and green color, right? आप लोग पुलिस भर्ती में, रेलवे में गए होंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पे कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होता है. Our eyes can recognize the different colors. Rest of mammals or other animals cannot recognize these all colors. They can't differentiate all colors. So that is specific to human species, and we can magnify through the glasses. जैसे आप मुझे देख के, मेरा आंख खराब हो गया, मैंने एक स्पेक्स लगा लिया, चश्मा लगा लिया, I magnify my vision. If I wish to magnify more, I would have one binocular. मैं binocular लगाऊंगा, I can magnify more to my vision. Very clear? So it is stereoscopic, chromatic, and binocular vision. Next is developed brain. Whole world amongst the animal species, only man is having this much developed brain with huge chemical reactions and neurons. There we can develop culture, we can think over the brain and his brain's activity. Then specific vocal cord through which we develop sign and languages, and with coordination of all these 5 components, we inherit our culture. So sometime Hoybel says this is the inherited human characteristics, and that is called culture. If you see, these are some definitions I am coming to you with such definitions from E.B. Tylor. He was the British officer and anthropologist. He defined culture is that complex whole which includes knowledge, belief, art, moral, law, customs, and any other capabilities acquired by the man as member of human society. This is world accepted. It has been accepted by World Anthropological Congress and Social Sciences Congress, given by E.B. Tylor. So you can refer this definition wherever you discuss about the culture. I would share this PowerPoint with you, no problem. So need not to write on pages. Second is by Redfield. Culture is an
organized body of conventional understanding manifest in art and artifact, which persisting through tradition and characterized a human group. Means the persisting is a very important word. From generation to generation, what we develop, whether it is material culture, if my parental, they were making something that I can make, that learning is coming through the generation. This definition emphasizes on this transmissive quality of culture. That is a kind of attribute given in the definition by Redfield. And another sociologist I have taken actually for you, a famous sociologist. If you go through the book of this sociologist, McIver and Page, everywhere all sociologists, they quote this scholar. Culture is the expression of our nature in our mode of living and our thinking, in our literature, in religion, in recreation and enjoyment. That is the way of life, exactly how we live in day-to-day routine that has defined by McIver, and that is called culture. So nature of mode of living, process of thinking, our learned behavior through our literature, religion, enjoyment. McIver says this is our culture. Need not to describe, there are huge definitions with us. Later on, I would share more than 20 to 25 definitions with you. These are some attributes. Culture is learned behavior. It is learned behavior means if you go America, you reside there for long period of time. One day you will be American. Then you can behave like an American, right? आप रोम में जाते हैं. After certain years, you can speak their language, you can practice their culture, and you may feel that you are Roman. So that is learned behavior we can learn. That is a attribute of culture. Another is culture has transmissive quality. Means it goes from one place to another place simply. And this we can learn from the bordering states in India itself. If you go in Northeast, if you go in Tamil Nadu, if you go in Gujarat, everywhere. If you go to bordering area in our state, we speak two language. In Karnataka, people can speak Kannada also and Marathi also in Western Ghat area. अगर आप वेस्टर्न घाट एरिया में जाएंगे जिसमें दोनों पार्ट आता है, कर्नाटक भी आता है और महाराष्ट्र भी आता है, तो अगर आप वहां जाएंगे तो बॉर्डरिंग एरिया में कुछ लोग आपको कन्नड़ भी बोल सकते हैं, मराठी भी बोल सकते हैं, बिकॉज that language is transmissive in bordering area. That is another quality of culture. So it is an example I am telling you about language. Otherwise, other all components, सभी चीजें कम्युनिकेट होती हैं, एक जगह से दूसरे जगह में जाती हैं, ठीक है? तो उसको हम बॉर्डरिंग एरिया में सीख सकते हैं. Culture has social distinctive in society. Every culture is having distinctive qualities, है ना? जैसे अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र, अगर महाराष्ट्र के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, मैं जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, हर हर महादेव जैसे मैं बोलूंगा, people from Maharashtra, they'll feel goosebumps. They can feel goosebumps. Do you know why? Because Chhatrapati Shivaji and his work ignites Maratha people. That is the symbol, that is the cultural trait of our Maharashtra. But if I would say Bihu, there is no impact of Maharashtra in Maharashtra. But if I would say Bihu, there is total impact you can see in Assam, right? So these are distinctive feature of culture. With simple words and sentences we can recognize that places and their culture. अगर मैं नागालैंड कहता हूँ, है ना, तो आपके दिमाग में एक ऐसा स्टेट आता है where 90% people are Nagas.
They are having their own distinctive culture, which is entirely different from the rest part of the country. So very important, Tamil culture, with which of our Tamil language, Indian language, so is entirely different. आप समझिए, distinctive in every society. Another is social quality, means as the society bear culture, so definitely there will be societal issues. Kinship system will be there, marriage system will be there, there will be relation, there will be synonymous words to address. जैसे आप इंग्लिश में देखेंगे, है ना, हर नेक्स्ट पर्सन को आप अंकल कह देते हैं, है ना, लेकिन हमारे हिंदी में जब आप आते हैं, तमिल में आते हैं, तो मामा के लिए अलग है, चाचा के लिए अलग है, मौसा जी के लिए अलग है. मीन्स एवरी term has been defined with different words, right? So that is the social quality in every society, and even social qualities are also different in every society. Culture is ideal for all groups, means in every society, every culture, we feel proud. If I am from West Bengal, I would say, yes, Bengali culture is the best. And why not? Yes, it is the richest one. I would say Tamil culture is the best. Yes, why not? Tamil culture is the best. That is the richest one. So we should honor to all respect of all culture, because every culture is having their ideal mythology, and they think, they assume that culture is ideal for their group. If you go to their mythology to study them, they claim, first on this earth, our people, they came, and our culture flourished on this earth. That kind of story you may simply get in every culture, in their ethnography and in their descriptions, if you study them. Culture has adaptive quality. आप देखते होंगे वेस्टर्न कंट्रीज से लोग आते हैं, मथुरा में, गुजरात में, हरिद्वार में, हमारे देश में सभी जगह, जयपुर में, टूरिज्म प्लेसेस में, एंड दे एक्वायर इंडियन कल्चर. लेडीज दे वियर साड़ी, our these people, they wear dhoti, sometime kurta in Banaras and various places, and within few days and after certain months they learn how to speak Hindi. They speak Hindi also sometime in this Hindi speaking belt, right? And they learn regional languages also. That's how these Britishers, they were ruling over this country. Within certain period of time, they translated all our languages in local regional languages. If you go in remote areas, जहाँ क्रिश्चियन कन्वर्टेड लोग हैं, चर्च में सभी भाषाओं में इन लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने, उनकी धर्म के चीजों को, रिलीजन को कन्वर्ट कर दिया, चेंज कर दिया, ट्रांसलेट कर दिया. हमारे ट्राइब्स, जिन लोगों को यही नहीं पता था वो कौन से रिलीजन से थे, वो सभी कन्वर्ट हुए, काफी लोग कन्वर्ट हुए. एंड इनसाइड द चर्च दे आर चैंटिंग दैट रोमन, वो रोमन इसमें लिखा हुआ है स्क्रिप्ट में, बट दे रीड फ्रॉम देयर, एंड they are chanting that prayer in that languages, their own languages, that translation made by these Britishers, and they changed the soul of our people in some area. That was the conversion process that we learn. So that is the adaptive quality, means culture can adapt, is adaptive, and we can adapt everywhere. अगर आप कहीं भी जाते हैं, that is human nature also, because we are cultural animal, we are cultural being, so we adapt. Culture has the integrative quality. Therefore, the government of India and every state, we made a ministry, separate ministry, to address and to integrate our people and our society. That is why we can understand the culture has the integrative quality. NEP also recommend we have to have in our classroom, we should discuss about the Indian culture. So first we can develop the Indianness within our classroom, and to propagate the Indian culture in the classroom. Then only we can assert any subject, either it is physics or mathematics, coming from the global syllabus. And next is culture is both super individual and super organic. Need not to describe. Definitely the human being are organic, but the thing we produce, sometimes it is super organic, and one person cannot develop the culture. Therefore it is called
super individual. Okay. Now I'm coming to a very important thing. I'm having only 15 minutes, and within 15 minutes, I can't describe the all four. Rather, we'll take the two very important things for you. First, components of culture. If you wish to study your society and to your country and to this world, cultural trait is the first component. Second is complex. Third is pattern. And the most important last is cultural area, right? So we'll take first, that is cultural trait. So what is cultural trait? Cultural trait is a smallest unit of any culture. Can you hear me? Cultural trait is a smallest unit of any culture through which you can recognize that society. Culture is the smallest unit of any culture through which you can recognize that society, their cultural practices, that people, and to their area. Now it is clear to you. Cultural trait is a smallest unit of any culture through which you can recognize the society, their cultural practices, and to their area. It is clear to you. चलिए थोड़ा मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर दूं इसको. संस्कृति की वह सूक्ष्मतम इकाई जिसके माध्यम से आप उस समाज को, वहां के लोगों को, वहां की संस्कृति को और उस क्षेत्र को, उस एरिया को पहचान लेते हैं. दैट इज कॉल्ड कल्चरल ट्रेट, राइट? तो चलिए, आई एम टेकिंग यू टू अ जर्नी टू योर कंट्री विद इन 2 minutes. आपको, आप अपने घरों में बैठे हैं, स्कूल्स में बैठे हैं, आपको पूरा भारत देश घुमाता हूं 2 मिनट के अंदर में. दैट इज योर ब्रेन थ्रू दिस वर्ड कल्चरल ट्रेट. ये ब्रेन की बात है. हमारे ऋषि मुनि भारत में ऐसे हुआ करते थे जो ब्रह्मांड में मंगल ग्रह को, सूर्य को, चंद्रमा को यहीं धरती में बैठे बैठे नाप लेते थे. मूवीज में आप देखते होंगे और हमारे वेद शास्त्र में पढ़ते होंगे. तो चलिए अभी ट्राई करते हैं थोड़ा सा, वेदर यू कैन रीच टू अदर स्टेट और नॉट. सो कल्चरल ट्रेट कीप इन योर ब्रेन, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी कल्चर. नाउ I would request you to imagine Indian political map in your brain. अपने जहन में, अपने दिमाग में भारत के नक्शा को लाइए. Can you imagine the Indian political map in your brain? If you can imagine, now I am taking you to the journey from north to south, east to west, right? For a moment you can close your eyes. I am chanting few words for you. आपके लिए मैं कुछ वर्ड्स बोलूंगा, आप आंखें बंद कर लीजिए और इंडियन पॉलिटिकल मैप में फील योरसेल्फ. There are my colleagues sitting with me. I would request Sanatan, Mithun ji and Vinod ji also. You can close your eyes and you can imagine Indian political map, Mithun ji, and you will reach to all states now. I would say some words, need not to reply. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Only to feel where you are now in the political map, Indian political map. Assalamu alaikum. Walaikum salam. सत श्री अकाल. पाजी तुसी कैसे हो? खंभागढ़ी. राम राम साजी. नमस्कार मित्रों, आपका दिन मंगलमय हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं. गुड मॉर्निंग एवरीवन. हाउ आर यू? आई विशेस यू हैव अ नाइस डे. वनक्कम अन्ना गारू. वनक्कम अन्ना गारू. नंद्री. Please open your eyes. I was chanting only greetings, few of greetings. Assalamu alaikum,
वालेकुम सलाम। आपका दिमाग जम्मू कश्मीर या कहीं मुस्लिम डोमिनेंट एरिया में पहुंच जाता है, ये सिंपल फिनोमिनन है। जब मैंने कहा सत श्री अकाल, तुलसी पाजी कैसे हो, आप पंजाब पहुंच गए। मैंने जैसे कहा खंभा गढ़ी राम राम साजी, आप राजस्थान, वेस्टर्न राजस्थान में एरिड जोन में, ड्राई जोन में आप पहुंच गए, रेगिस्तान में पहुंच गए। व्हेन आई सेड गुड मॉर्निंग, आई विशेस यू हैव अ नाइस डे, आप सो कॉल्ड इंग्लिश स्पीकिंग, जिसको इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में कोई एरिया सच है नहीं, बट आप लोग जो क्रिश्चियन कन्वर्टेड इंग्लिश जो बोलते हैं आधा अधूरा अभी, उस एरिया में पहुंच गए। केरला, गोवा एंड मिजोरम, सच एरिया यू रीच देयर। देन आई सेड नमस्कार, आप लोग कैसे हैं, मेरी शुभकामनाएं। यू रीच टू द गंगा बेल्ट, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, आप हिंदी स्पीकिंग एरिया में पहुंच गए। सडनली आई टोल्ड वनक्कम अन्ना गारू नंद्री, you reach to the southern peninsular part of our country. That is the wonderful example of cultural trait. With simple one word, you can reach to that place, you can recognize to that area, and you can recognize that society. है ना, आप पंजाबियों को पहचान गए, आप हिंदी स्पीकिंग एरिया को पहचान गए, आप सदर्न रीजन को। चलिए, आपने इस एग्जाम्पल से कल्चरल ट्रेट को समझा। एंड अदर एग्जाम्पल आई एम कमिंग विद, दैट इज बिकॉज ऑफ टाइम लिमिट we'll have the glimpses of this slide I'll describe for you. If you see this slide, what is there? अगर आप देखें हिंदू लोगों में, ड्यूरिंग हिंदू रिचुअल्स, मैरिज प्रैक्टिसेस, जनरली ब्राइड दे पुट वर्मिलियन ऑन फोरहेड, है ना, वो सिंदूर लगाते हैं अपनी मांग में, शादीशुदा जो हिंदू महिला होती हैं। amongst the ladies, either on crowd, you can recognize simply that a lady is putting vermilion here, that she is a married Hindu woman. आप पहचान सकते हैं कि ये शादीशुदा हिंदू महिला है। Only through the one component, that on forehead there is vermilion. So this single component, this is called cultural trait of Hindu marriage system or of Hindu culture. ठीक है, simple putting one vermilion. But I would ask you, whether a Hindu married woman, she put only vermilion after marriage, है ना? ये क्रॉमिक भाई पटेल सिर हिला रहे हैं, ऐसा नहीं, नहीं सर, और भी बहुत कुछ करती हैं। सो क्रॉमिक सर और क्या क्या करती हैं? शी पुट वर्मिलियन, है ना, एक यहाँ पे टीका लगाती हैं, फिर वो मंगल सूत्र पहनती हैं, दे वियर बेंगल्स, वेरी कलरफुल बेंगल्स, हाँ, दे वियर एंकलेट्स, पता नहीं एंकलेट्स बोलने से रिफ्लेक्ट नहीं होता, पायजेब पहनती हैं, पैर में मावर लगाती हैं। Actually they wear 16 items. How much items they wear? 16 ornaments. क्रॉमिकर्स भाई पटेल जी, ये 16 श्रृंगार करती हैं, 16 श्रृंगार। अभी क्लियर हो गया ना? अगर हम एक को लेते हैं, that is cultural trait. If you take all 16 together, that is called cultural complex. क्लियर हो रहा है? हिंदू मैरिज सिस्टम में अगर आप एक कंपोनेंट को ले लिए, माथे का सिंदूर, तो वो हो गया क्या? कल्चरल ट्रेट, थ्रू विच यू कैन रिकॉग्नाइज द कल्चर, देयर सोसाइटी, हाँ, दैट होल प्रैक्टिसेस। बट इफ यू टेक 16 ऑर्नामेंट्स, वी कैन डिस्क्राइब दैट 16 ऑर्नामेंट्स ऑल्सो। मंगलसूत्र के बारे में और आधे घंटे तक लेक्चर चल सकता है, 1 घंटे तक, है ना? तो ये और एक एग्जाम्पल हमने लिया। चलो पिक्चर में आपको दिखाई देता हूं, ये देखिए, सी, यहाँ पे मंगलसूत्र भी है, हाथ में मेहंदी है, ये सुंदर से चूड़ियां पहनी हुई हैं, और यहाँ पे
सिंदूर रखा हुआ है, पान पत्र रखा हुआ है, एक बीटल नट रखा हुआ है। तो ऑल दीज कंपोनेंट्स विथ अदर ऑर्नामेंट्स इज कॉल्ड 16 श्रृंगार। जैसे महाराष्ट्र के लोग अगर हैं तो लॉर्ड गणेशा दे ऑफर प्रसादा। Everywhere we offer prasada to our supreme and to God. If you put one laddu, modak is favorite to Lord Ganesha. But Hindu people, they offer 56 items, 56 item of prasada, जिसको 56 भोग कहते हैं। 56 भोग, ये कौरमीकर सर बहुत 56 भोग खाया है कि नहीं सर? हाँ, वो स्माइल कर रहे हैं। तो लड्डू तो हम सब ने खाया है, ठीक है। सो दैट लड्डू इज अ कल्चरल ट्रेट ऑफ हिंदू वर्शिप सिस्टम। बट इफ यू टेक 56 भोग, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ आवर प्रसादा, ठीक है। चलिए, ये एग्जाम्पल था। इफ यू सी दिस सिंबल्स आल्सो, सिंपली आप समझ सकते हैं। क्रिश्चियन लोगों में ये होता है, ठीक है। हिंदू सोसाइटीज में ये यूज करते हैं, ओम को मानते हैं, सिखिज्म में मानते हैं, इस्लाम में मानते हैं, ठीक है। सो दीज आर सम एग्जांपल्स। आई एम कमिंग टू कल्चरल कॉम्प्लेक्स। आप कल्चरल ट्रेट समझ गए होंगे। यू जस्ट ऑब्जर्व इन सोसाइटी, योर ओन सोसाइटी, एंड यू कैन काउंटर ऑन योर बुक्स, यू कैन राइट ऑन योर बुक्स what are the new traits you are learning, and you can publish your papers, you can write for your newspapers, you can teach these components to your class in your classroom. And within our society, surrounding in the schools, there are so many societies residing with us. Dear students, today I wish to discuss some of our qualities, good qualities. Negativity मत पढ़ाइए प्लीज। हाँ, कोई भी निगेटिव चीजें हैं, रिक्वेस्ट यू नॉट टू डिसेमिनेट और टू टीच एनीवेयर, रादर गुड क्वालिटीज ऑफ द सोसाइटी, जो अच्छी बातें हैं सोसाइटी में। ऑल कल्चरल ट्रेट्स फ्रॉम योर ओन सोसाइटी, यू टेक इट टू द क्लासरूम। डांस फॉर्म हो, क्राफ्ट हो, उनके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो, म्यूजिक हो, वो सारी अच्छी चीजें आप क्लासरूम में बताइए। एनईपी भी यही रिकमेंड करता है कि नेटिव कल्चर को हमको क्लासरूम में लेके आना है। सो कल्चरल कॉम्प्लेक्स इज लाइक ए फ्लावर बंच, एंड ईच ट्रेट इज लाइक अ फ्लावर ऑफ डिफरेंट कलर्स। इन ब्रीफ, कल्चरल कॉम्प्लेक्स इज बंच ऑफ कल्चरल ट्रेट्स। अगर मीन्स सिंपल वर्ड sentences we can say cultural complex is the assembling of cultural traits for the meaningful reflections, right, in human culture. If you see, हमारे संस्कृति में जब डिफरेंट ट्रेट्स को आप मिला देते हैं तो एक मीनिंगफुल रिफ्लेक्शन आता है। जिस तरीके से आपने अलग अलग ट्रेट्स को मिला दिया, तो जो हिंदुस्तानी जो महिला है, शादीशुदा महिला है, हिंदू मैरिड वुमेन है, वो रिफ्लेक्ट होती है। द मोस्ट ब्यूटीफुल अगर कोई लेडी मानी जाती है वर्ल्ड में, जब पिक्चर बना रखे जाते हैं तो वो शादीशुदा हिंदू महिला की, न्यूली मैरिड वुमेन का फोटो लगाया जाता है विश्व में कई जगह, म्यूजियम्स में, और कई पिक्चर्स में आप सोशल मीडिया में भी देखेंगे एज एन एग्जाम्पल। तो वो रिफ्लेक्शन होता है। दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चरल कॉम्प्लेक्स विद इन आवर इंडियन सोसाइटी। सो दैट वाज द डेफिनेशन एग्जैक्टली। कमिंग टू सम ऑफ एग्जाम्पल्स, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे दूं। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है सर, आप एक्सपर्ट्स को रेडी रखें। नेक्स्ट को, अगर आप वे ऑफ लाइफ देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर में, वहां पे लोग क्या करते हैं देखिए। घर में कांगड़ी रखते हैं अपने रूम को गर्म करने के लिए, क्योंकि वहाँ फ्रिज टेम्परेचर होता है, -डिग्री टेम्परेचर होता है विंटर में। दे ईट ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स में फुल ऑफ ऑक्सीजन नट्स, जो नट्स होते हैं ना ड्राई फ्रूट्स, दैट इज फुल विथ ऑक्सीजन। जब आप हायर एल्टीट्यूड्स में जाते हैं, वहां पे क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है हिमालय में। सो नेचर हैज गिवन अस abundant ड्राई फ्रूट्स देयर with full of oxygen, so they eat dry fruits to get oxygen. Then meat of big mammals, शरीर को गर्म रखने के लिए वो गोश्त खाते हैं बिग मैमल्स के। दे यूज पाइप्स, जिसको आप हुक्का कहते हैं या पाइप्स कहते हैं, दे यूजेज पाइप्स, एंड
वो एक फेरन पहनते हैं। फेरन इज अ ब्लैंकेट शेप, अ बिग साइज कोट मेड फ्रॉम ब्लैंकेट, and they keep another small firebox inside that heron in Kashmir, right? Jammu and Kashmir, to keep their body warm. That is their cultural complex, either pattern, how they live in Himalayan region. If you go in south, extreme south, they wear dhoti and kurta, neat white dhoti and kurta, because to cope up with humid temperature and hot temperature, to deal with, they wear dhoti and simple kurta. See, I was talking about the cultural traits and complexes. So complexes, once you enter in the temple, जब आप किसी मंदिर में घुसते हैं, what are rituals you practice generally? Here we see, ये केदारनाथ से हमने पिक्चर ले लिया so that विजुअल में लोग कहते हैं आजकल मैजिक होता है, तो सही चीज है। चलिए विजुअल हमने एक लगाया, आप केदारनाथ पहुंच गए, एक बार वहां हम देखते हैं हम क्या करते हैं। बिफोर एंटरिंग इन द टेम्पल वन हैज टू रिमूव शूज, आप जूते चप्पल बाहर निकालते हैं। रिकमेंडेड टू बी क्लीन एंड मॉडेस्टली ड्रेस्ड, आप मॉडेस्ट ड्रेस पहनते हैं और अपने हाथ पैर को धो लेते हैं, क्लीन हो जाते हैं। देन यू इंटर इन द टेम्पल। स्टार्टिंग एक ब्रास या एक बेल होता है, हैंगिंग बेल होता है, जिसको आप एक घंटी बजाने के बाद आप अंदर घुसते हैं। यू अलार्म टू द गॉड दैट आई एम एंटरिंग। उसके बाद सेंक्टम सेंक्टोरम, जिसको आप गर्भगृह कहते हैं, गर्भगृह की ओर आप जैसे पहुंचते हैं, यू ऑफर फ्लावर्स टू द मेन डाइटी और टू गॉड, मेन मूर्ति या स्टैच्यू को डिवोटी फ्लावर्स ऑफर करते हैं विथ प्रेयर, और आप प्रेयर करते हैं। आफ्टर दैट देयर आर सो मेनी रिचुअल्स ऑल्सो, आप उपासना करते हैं, आप फास्टिंग में होते हैं, उपासना करते हैं। यू ऑफर प्रसादा, कीर्तन भजन करते हैं, मंत्राज चैंटिंग करते हैं। बट अबव टू all these classical dance evolved from temples and from देवदासी प्रथा। हम हर क्लासिकल डांस जो है इन्हीं रिचुअल्स से सोचिए इवॉल्व हुए हैं। सो दीज आर कल्चरल कॉम्प्लेक्स ऑफ हिंदू टेम्पल एंड वर्शिप सिस्टम। आप कल टेम्पल आर्ट पढ़ रहे थे, उससे अभी ये कनेक्ट भी हो गया होगा, ठीक है। सो इफ यू टेक द वन, है ना कि बेल टंगा हुआ है, एक महादेव के मंदिर का, केदारनाथ का बेल टंगा हुआ है, दैट इज अ कल्चरल ट्रेट। बट इफ यू हैव टेकन दिस होल complex, all this campus, and your ritual practicing within this campus is called cultural complex. Last, I'll finish with this Islamic monuments and a masjid. If you see, they practice, our Islamic societies, हमारे मुस्लिम भाई बंधु जो प्रैक्टिस करते हैं, उनके अंदर में जो 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम कहते हैं, मैं थॉरोली डिस्कस कर देता हूँ, डिटेल में नहीं बट एड्रेस कर देता हूँ। कलीमा, नमाज, रोजा, ज़कात एंड हज, दीज आर कॉल्ड 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। एक सच्चा मुसलमान जो होता है अपने लाइफ में इस 5 चीजों को प्रैक्टिस करता है और वो सच्चा मुसलमान कहलाता है। तो ये जब आप मस्जिद में जाते हैं, उससे जुड़ी हुई और एक सच्चा मुसलमान के जीवन से जुड़ा हुआ ये 5 रिचुअल्स हैं, ये 5 चीजें हैं, 5 पिलर्स हैं, कलीमा, नमाज, रोजा, ज़कात और हज। ठीक है, आप जानते हैं मक्का मदीना में हर मुस्लिम व्यक्ति चाहता है कि लास्ट में सभी जीवन के रिचुअल्स होने के बाद लास्ट में वो मक्का मदीना में हज जरूर कर ले एक बार। हर मुस्लिम की चाहत होती है। आप उनसे जरूर एक बार पूछें, बातें करें, जिससे हम उनसे सीख सकते हैं इन 5 पिलर्स के बारे में। वो हमारे सराउंडिंग में, हमारे साथ, हमारे परिवार में आसपास रहते हैं, तो जरूर सबसे सीखें, हम एक दूसरे से सीखें। So if you take the one, that is cultural trait. If you take the all at a time, all rituals, that is called cultural complex. Because of the time limitations, gentlemen, thank you so much for your patience. आपके धैर्य के लिए मैं बहुत सारा आपको धन्यवाद देता हूँ। और as per the program schedule, so must go on, and we have to move now. I would request to Ranjay ji, हमारे next जो हैं, today we are going to learn about the rich heritage of our Indian science, that is yoga. आपको मुझे डिटेल में बताने की हमारे साधुओं ने, संतों ने
अभी इतना काम किया ना योगा में, और उसके बाद हमारे भारत सरकार ने, हाँ, इंडियन गवर्नमेंट ने इस टाइम में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने योग को इतना पॉजिटिवली पूरे कोने कोने तक, और भारत सरकार का प्रयास, हमारे देश के लोगों का प्रयास इतना अधिक रहा कि बियॉन्ड बियॉन्ड द कंट्री टेरिटरी, इंडियन टेरिटरी, हम पूरे विश्व में पहुंच गए, योग पूरे विश्व में पहुंच गया, एंड यूनाइटेड नेशन कंपेल्ड टू अनाउंस इट एंड टू डिक्लेयर, है ना, कि ये योग साइंस जो है विश्व का धरोहर है, केवल भारत का नहीं है। और यूएनओ ने इंटरनेशनल डे ऑफ योग मनाना शुरू किया, जो अभी अभी हम लोगों ने 21 जून को मनाया। हमारे साथ टीचर्स भी ऐसे 200 लोग जुड़े हुए थे उस योग साइंस को प्रैक्टिस करने के लिए। वी फील प्राउड व्हेन वी प्रैक्टिस योग, इधर वी टॉक अबाउट द योगा। तो आप सभी को इनवाइट करते हुए मुझे खुशी हो रही है। और नेक्स्ट जो हमारे रिसोर्स पर्सन है, उन्हें इंट्रोड्यूस करते हुए भी मुझे खुशी हो रही है कि रंजय सर से मैं निवेदन करूंगा कि सर भंडारकर, डॉक्टर भंडारकर जी को स्क्रीन पे ले आए। सर भंडारकर, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? सर नमस्कार। वी आर वेरी हैप्पी टू इंट्रोड्यूस डॉक्टर सुरेश भंडारकर, वन ऑफ द एमिनेंट expert resource person of CCRT and eminent scientist from the field of yogic science. Sir Bhandarkar is the former assistant director Yoga, Central Council of Research in Yoga and Naturopathy, Ministry of Ayush, Government of India. He is Ayurvedic physician with 36 years of rich experiences dealing especially with chronic health problems. He is a spiritual healer practicing quantum healing, cured more than 10,000 people, and he organizes happy clinics and dealing with clients. He is award-winning yoga experts and taught more than 10,000 students and instructor in our country. He is life skills guide and coach. Sir is BAMS and BY Ed from Yoga from, and a Doctor of Naturopathy with additional degree MA in Philosophy. He has awarded many honored and awards, that is Maharshi Award and Rashtriya Shikshan Samman Award, Swami Kuvalyanand Award, Vidarbha Ratna Award, and Corona Warrior Honor from Mumbai. So give him a big round of applause. He's one of the Corona Warrior also, very relevant to this time. Sir has presented and published more than 15 research papers in this field, Yoga, Ayurveda, and Naturopathy. And he is recognized by many of the World Congress also. Sir Bhandarkar, these are assembly of the more than 200 teachers from 14 Indian state and union territory. Sir, on behalf of CCRT and this group of teachers, we heartily welcome you. Thank you so much, everyone. Now over to you, sir. Thank you, everyone. Thank you very much. I'm happy to hear today with all. And before starting my lecture, I just trying to ask you, if possible, you can also close your eyes and try to sleep.
Thank you. Can you open your eyes? Right. I am very happy to come in front of all teachers. Today's my topic is Indian tradition of yoga and wellness, mind, body and fitness and immunity in the body. आज का जो सब्जेक्ट है, it is very concerned to corona disease. Just we are suffering from, we are facing the problem due to corona, and this subject is very important because by the practice of yoga, it is very is a powerful tool to control your control your corona problem and just improve your immunity. हम लोग especially when I start this chapter everywhere, just like I've given 20 lectures on this yoga and corona. Every lecture, before starting the lecture, I just ask every teacher, every student, have you charged your mobile today? Answer is yes. Second question, have you charged your laptop? The charge yes. I can't just say. Third question, are you charged yourself? आपने अपने आप को चार्ज कर लिया है? तो बहुत सारे हाथ ऊपर नहीं उठते हैं या चार्ज नहीं कर पाते हैं। अपने आप को चार्ज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम मोबाइल को चार्ज करते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। योर लैपटॉप इज आल्सो इंपॉर्टेंट। मोर देन लैपटॉप, more than ability to have mobile, your body and mind is very important in every aspect, not only the corona, but in every aspect. Suppose you are the teacher, you are going to teach the students, a lot of students in front of you, 50 students, 100 students minimum. Then if your battery is charged, you can fully, you may teach the students full of confidence. If you don't have charge, there is a lacking of your confidence. इसीलिए आपको चार्ज होना जरूरी है. You should charge first. Every teacher should be charged first. How you charge, that is important. What are the tools for charging yourself? There are many tools according to your personality, according to your choice. Suppose you are the teacher, you need better voice and better confidence. Then you may just say Omkara 20 times, 15 times, 20 times to clear your voice. And this Omkar job, we can say, or repetitions of Omkar, we can say, it is correct your own throat problems. You clear your throat, not only throat, but you enhance your confidence also. Not only confidence, you tranquilize your mind. If you tranquilize your mind, irritation also saturate. And if you're stressless, then you can confidently express your views in front of the teacher, in front of the students. That's why you need charge yourself. The other tools, you suppose you have some habit of morning walk, you go for morning walk before sunrise, not after sunrise, before sunrise or with sunrise. At 6:30 or before 7, you go early morning walk for 40 minutes, for 60 minutes, not for 5 to 10 minutes. And just see, you will be the full charge your personality. Your full charge your whole body and mind also. If you don't have the time to go outside, then you will do the yogasana, you do the pranayama, you practice the meditation and charge yourself at your home. If you don't like, you don't have the practice of don't have the training of yoga, you just try to some push-up, some deep sit-up, like that, home gym, you can say.
and just keep 30 minutes, 20 minutes for your charging yourself. These are the tools to charge yourself. It is very, very important. Just see, in Corona season, there are many people are going to dead. What happened? They're suffering from diabetes, they're suffering from blood pressure, they may suffering from kidney problems or any other problem. Why they are a sufferer? Why they are in the hospital? Because they don't have the time, they don't find the time for charging themselves. If they charge, they don't have any blood pressure, they don't have the diabetic or don't have the arthritis. हमने यदि अपने आप को चार्ज रखा, हम कभी भी बीमार नहीं पड़ सकते। सपोज आपने कहा मैं बीमार हो गया तो क्या हो गया, मैं मेडिसिन ले लूंगा। मैं बीमार हो गया तो आई कैन गेट इंश्योरेंस to help me for the hospital charges or medicine charges. Suppose you are dependent on the medicine, suppose you are dependent on the insurance, means you are lacking your charging. जैसे आपने मोबाइल को चार्ज कर दिया, आपका मोबाइल अच्छा होगा तो चार्जिंग का बैटरी अच्छी रहेगी, आपका मोबाइल अच्छा नहीं होगा तो बैटरी जो डिस्चार्ज होता रहेगा. That's why you need a better battery, you need a better charging to overcome all the problems, mental problems, physical problems, psychological problems, emotional problems, all the problems. तो इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए, इन प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए हमारा योगा कैसे हेल्प कर सकता है? बहुत बहुत हेल्प कर सकता है. पहले आप समझ जाइए व्हाट इज योगा, व्हाट पतंजलि सेड इन आवर ट्रेडिशन. What was the yoga as 50 years and 100 years back? See what Patanjali said. What is the definition of yoga? Patanjali said, Chitta Vritti Nirodha. Chitta Vritti Nirodha. मन की जो वृत्तियां है, मन की जो चंचलता है, उसको शांत करने के लिए योग है. हम अभी क्या करते हैं? हम आप योगा क्लास में जाइए, किस लिए जाते हैं? When we are sufferer from diabetes, when we are sufferer for arthritis, when we sufferer for blood pressure, we just join the yoga classes for the suffering to control the problems. But which problem? The physical problems. You have the blood pressure, the physical problem. You have the diabetic, physical problem. You have the stress, physical problem. All these problems come to your body by these are the manifestation of illness of your mind. Your thoughts are not positive. Your thoughts are not correct. Your thoughts are not happy. Your thoughts are not healthy, we can say. Then you get the suffering. Then you get the problems in your body. Suppose your thoughts are right. Your thoughts are positive. Your thoughts are healthy. You never become ill. Never, never, never. That's why previous age, the sages, saints, हमारे देश में संत महात्मा हुआ करते थे, वो कभी बीमार नहीं पड़ते थे या कम बीमार पड़ते थे, जल्दी ठीक हो जाते थे, बिना दवाई से ठीक हो जाते थे. Today we are understanding the yoga. हमारे प्राइम मिनिस्टर spread the yoga all over the world, but it got polluted also. We understand yoga only physical exercises. We are just going to do practice for Surya Namaskara, some asanas, some little pranayama also. But most of the classes, they forget about the meditation. And Patanjali said, Chitta Vritti Nirodha. चित्त के वृत्तियों को निरोध करने के लिए, मन को शांत करने के लिए ही योग है. उसके लिए अष्टांग योग बताया गया है. अष्टांग योग हम लोग सिर्फ योग आसन समझते हैं, थोड़ा सा प्राणायाम समझते हैं, वो योग नहीं है. योग है चित्त वृत्ति निरोधा. Just totally you educate your mind, totally treat your mind, totally make healthy your mind. That is the purpose of yoga. Then, Patanjali started Ashtanga Yoga basically in first and second yama and niyama. They are the basic concepts of the beginning of the yoga.
when we attend the yoga classes anywhere, we just forget about yama and niyama. Just we start asana and pranayama, sometimes the Shuddhi Kriya also. But yama niya is the basic concept for the immunity boosting. If you enhance your immunity, if require your enhance your immunity, if you correct your immunity, it requires to correct your yam and niyama. First yam is, from where yoga start. Yoga start from non-violence, ahimsa, satya, asteya, brahmacharya, aparigraha. Starting from this non-violence. Suppose anybody doing bad things, abuse always, just troublesome for others, he just unable to keep his mind silent, he unable to keep positive, unable to keep healthy. That same thing, so ahimsa, satya, asteya, brahmacharya, aparigraha. These 5 words are different. The center point of all these one, ahimsa, सत्य. जो झूठ बोलेगा वो अहिंसा का पालन, झूठ और अहिंसा अलग अलग नहीं हुई. अहिंसा सत्य, अस्तेय चोरी नहीं करना, चोरी करेगा तो हिंसा हुई, चोरी करेगा तो झूठ बोलेगा, है ना. दैट्स अहिंसा सत्य अस्तेय. ब्रह्मचर्य मीन्स कंट्रोल ऑफ योर सेंस ऑर्गन्स. हमारे जो इंद्रिया है, हमारे जो we have the 5 sense organs, 5 physical organs, and then just coordinate in the mind, 11 organs in our body, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया और मन को जोड़ने वाला है. इन ज्ञानेंद्रियों, इन 5 इंद्रियों को जो कंट्रोल करने के लिए, उसको कहते हैं ब्रह्मचर्य. यदि मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ, मुझे लगता है डायबिटिक तो गोली खा लूंगा, लेकिन मैं 2 गुलाब जाम जरूर खाऊंगा. इसका मतलब क्या हुआ? We are unable to control your mind, control your tongue, control your desire. That's why Patanjali said, ahimsa, satya, asteya, brahmacharya. That is the control of our senses. Then aparigraha is just avoid the control, avoid the more required yourself. अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह. हमारे पास जरूरत से ज्यादा के सामान जमा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे भी हिंसा होगी. हम दूसरों का सामान हमारे पास जमा के रखे, दैट द हिंसा, दैट द वायलेंस. दैट्स व्हाई पतंजलि सेड अपरिग्रह आल्सो, दैट इज अ यम. यम मीन्स सोशल डिसिप्लिन. हम समाज में रहते हैं, समाज में रहने के लिए हमें सोशल डिसिप्लिन का फॉलो करना जरूरी है. हम सोशल डिसिप्लिन का फॉलो यदि नहीं करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी ठीक से नहीं रह सकेगी. मैं यदि हिंसा करता हूं, मैं यदि गाली गलौज करता हूं, मैं यदि चोरी करता हूं, मैं यदि हमारे इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करता हूं, तो मैं स्वस्थ नहीं रह सकता. स्वस्थ नहीं रहेगा मतलब बीमार, डायबिटिक होगा, ब्लड प्रेशर होगा, आर्थराइटिस होगी, नींद नहीं आएगी, स्ट्रेस होगा, so many problems. Then our immunity can't be boosted, our immunity can't be healthy. So Patanjali said, for enhance our immunity, you have to follow the yamas first: social balancing, social purity. Then niyama. Niyama, individual discipline. शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधानानि. ये जो 5 प्रकार के नियम बताए हैं, ये सेल्फ डिसिप्लिन के लिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. शौच, आप जानते हैं, आप सब लोग नहाते हैं, सब लोग ब्रश करते हैं. यू आर टेकिंग 2 times morning and evening. You're taking a bath every day with different color, different soaps and powders. And शौच, तो शौच इतना ही नहीं है. शौच इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए है, जो यम में बताया है, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य. दैट इज अ शौच ऑफ माइंड. मन की शुद्धि करने के लिए,
मन को साफ करने के लिए, मन को इन्हांस करने के लिए, मन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको यम जो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का पालन करना होगा। यदि हम नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा मन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं होगा। मैं एक ही लालची हूँ, सपोज आई एम ग्रीडी पर्सन, आई एम ए ग्रीडी पर्सन, देन तो मुझे जब भी आंखें बंद करूं मुझे आंखें, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे 5 पैसे ज्यादा कमाने से उसको चीटिंग करना है, उसको चीटिंग करना है, उसको ही करना है। हमारा मन जो चंचल है, you can't control your mind if you are not healthy, your mind is not healthy. तो पतंजलि से शौच, शौच में फिर हमारे इसमें आते हैं योग में इम्यूनिटी के लिए शौच जो योग में बताया है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने आपने षटकर्म का नाम सुना होगा, षटकर्म, यू नो द षटकर्म, नवली, धौती, बस्ती, ताटक, कपाल भाती, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप नवली करते हैं, नवली करने के पहले आपको उड़ियान क्रिया, आप जानते हैं उड़ियान वगैरह, यू नो, उड़ियान मीन्स just pull your abdomen inside during exhale and control for 20 seconds or 15 seconds or 10 seconds, hold it inside and just move your abdomen, come back and up, in and out, in and out, in and out, in and out. There is a, and then there is Agnisar. Agnisar is very, very, very important. You follow the Agnisar, you follow the Udyan, you follow the Basti Kriya. They are very important to correct your internal hormones secretions. It is very important, very, very, very important. Suppose you practice for 5 minutes, suppose you practice of 10 minutes, will be out, you will be free from all the diseases. यदि आप 5 मिनट 10 मिनट उड़ियान कर लेते हैं, अग्निसार कर लेते हैं, नवली कर लेते हैं, आपको कभी भी ब्लड प्रेशर, डायबिटिक, आर्थराइटिस, अनिद्रा, कैंसर कुछ भी नहीं हो सकता। You are free from diabetic. You know, it is very, very, very important. Why this statement? You know, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? हमारे शरीर में जो हार्मोनल बैलेंस्ड होते हैं, हमारा मन, जैसे हमारा जो शरीर होता है, हमारा शरीर we control your nervous system, our body, our activity, all activities of your body and mind are governed by nervous system. आप जानते हैं, but same parallel we have one sympathetic system, one system, that's for that Shuddhi Kriya, that is cleansing technique, that is Shat Karma in yoga. It is very, very important to constrain your immunity power. When your body is healthy, body is pure form, you don't have any problem, then your immunity is very strong, very healthy. And if immunity is healthy, you can just face any problem, psychological problem, physical problem, any problem by the practice of शुद्धि क्रिया। शुद्धि क्रिया में क्या होता है, जो अभी आपने सुना होगा, हमारे जो कोरोना का वायरस है, this get entered through your nostrils. Suppose you practice Jalaneti, you know Jalaneti, you practice Jalaneti, Sutraneti, Danda Dhauti, Kunjal Kriya, then there is no any fear of corona, because due to Dhauti Kriyas, it clean your stomach, and जो Jalaneti Kriya, Jalaneti clean your nasal passage and throat. These Shuddhi Kriya are very, very helpful for clean your throat and stomach. And Agnisar, Udyan, Navli, they are taking care of your guts, taking care of intestine, and in this way, your whole system is kept healthy. आपका शरीर मुंह से लेकर अंत तक हेल्दी रहने के लिए बहुत सारे टेक्निक, एक शंख प्रक्षालन नाम की प्रक्रिया षटकर्म में आती है। हम शंख प्रक्षालन का अभ्यास महीने में एक बार
महीने में 2 बार, 3 महीने में 1 बार ऐसे करते रहे तो शंख प्रक्षालन, माउथ टू गट्स, इट विल कीप हेल्दी। यदि आप कभी शंख प्रक्षालन नहीं किया हो तो कर देखिए। यदि आपको डायबिटिक है जो जिनको किडनी का डायलिसिस करना पड़ता है, जो प्रैक्टिस द शंख प्रक्षालन वंस इन फोर्टनाइट, 15 दिन में 1 बार भी जब शंख प्रक्षालन करे, उनको किडनी के लिए डायलिसिस नहीं करना पड़ेगा। इतना पावरफुल है हमारा योग का हेल्थ यूनिट। हमारे जो षट कर्म इतने पावरफुल है, लेकिन हम लोग उसको इग्नोर करते हैं, हम नहीं कर पाते हैं। हमारे योग में 2 प्रकार के मतलब यम नियम जैसे बताया है, शौच, संतोष नहीं होता ना, संतोष, सेटिस्फैक्शन, कंटेनमेंट। यदि मैं आई एम हैप्पी, आई एम ए सेटिस्फैक्टरी पर्सन, कंटेनमेंट पर्सन, तो मैं ज्यादा ग्रीडी नहीं रहूंगा। ग्रीडी नहीं रहूंगा तो क्या होगा, चिड़चिड़ापन, क्रोध, गुस्सा नहीं होगा, तो मेरी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। शौच, संतोष, तप। आप यदि टीचर हैं, आपने MA किया है, BEd किया है, ट्रेनिंग लिया, दैट इज तप। यदि कोई भी काम करने के लिए आप जो काम करते हैं, दैट इज तप। अच्छा पॉजिटिवली काम करेंगे, आपकी सेहत अच्छी रहेगी। स्वाध्याय इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, आपको हेल्थ को ठीक रखने के लिए, आपके प्रोग्रेस करने के लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। मैं जनरली जब भी when I was give the lecture CCRT, I most give the emphasis on this Swadhyaya Kriya for the teacher student purpose. Swadhyaya means self-assessment. यदि सुबह से लेकर शाम तक मैंने क्या किया, मैंने कितने लोगों को अच्छा पॉजिटिव हेल्प किया, कितने लोगों का दुख दिया, कितने लोगों को कष्ट दिया, कितने लोगों का गाली दी, जस्ट असेस योरसेल्फ, मैंने क्या किया। यदि ऐसा करने से वी कैन मॉडिफाई आवरसेल्फ। मैं अपने आप को बदल सकता हूँ। मेरे मन में जो परिवर्तन मैं चाहता हूँ, परिवर्तन ला सकता हूँ। तो स्वाध्याय, सेल्फ असेसमेंट बहुत जरूरी है। इसी से आपकी इम्यूनिटी, आपके शरीर की इम्यूनिटी, आपके मन की इम्यूनिटी, आत्मा चेतना की इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए काफी हेल्प हो सकती है। कब करें हम लोग स्वाध्याय? जस्ट बिफोर गोइंग टू बेड, जस्ट क्लोज योर आईज फॉर 5 minutes, 10 minutes एंड थिंक एंड जस्ट ऑब्जर्व फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग योर डेली रूटीन। मैंने सुबह उठते तक शाम तक मैंने क्या किया, कितने लोगों को हेल्प की, कितने लोगों को कष्ट किया, कितने स्टूडेंट्स को डांटा, कितने स्टूडेंट को प्रमोशन करने के लिए मैंने हेल्प की। जस्ट असेस योरसेल्फ। दैट इज स्वाध्याय। बहुत अच्छा टूल है ये हमने आपको करेक्ट करने के लिए स्वाध्याय। देन लास्ट है ईश्वर प्रणिधानानि। तो बहुत सारे कुछ पेशेंट्स होते हैं जो हमारे पास आते हैं, डर रहता है उनको, दे आर अफ्रेडिंग, दे आर फियरिंग, क्या होगा, मेरा प्रमोशन नहीं होगा, अभी कोरोना में मेरा नौकरी चला जाएगा, मैं ये करूंगा तो कैसे पैसे कमाऊंगा, लाइक दैट। तो सपोज यू सरेंडर योर गॉड, सरेंडर, जस्ट बिलीव योर गॉड, देन हमारा फियर चला जाएगा। कैसे? When you're some small child, just pick up the finger of your dad or mom and which is full of confidence. मेरे पापा मेरी मम्मी जहाँ ले जाएगी यही ले जाएगी, गलत मेरे से नहीं होगी। ये पूरा का पूरा अपना जो पावर है अब मम्मी पापा की उंगली में छोड़ देता है। उसी प्रकार से हम यदि भगवान को इस पे छोड़ दे, जो भगवान जो हमारा भगवान है वो हमको जो भी करेगा अच्छा ही करेगा, भलाई करेगा, तो हमारे पर डर नहीं रहेगा। हम लोग डरेंगे नहीं, हम लोग घबराएंगे नहीं। इफ योर फेथ इन गॉड, बिलीव इन गॉड, श्रद्धा है भगवान पे, तो आप हमारा भगवान हमें हेल्प करेगा, डराएगा नहीं। इसलिए पतंजलि ने कहा है जस्ट सरेंडर योर गॉड। जो भी आपका गॉड है, अल्लाह है, भगवान है, राम है, कृष्ण है, दुर्गा है, जो भी है, उनको श्रद्धा के साथ जुट जाइए। तो बिग पावर, उस पावर के साथ जुट जाइए, ऑटोमेटिकली
आपका जो मन है वो शक्तिशाली बन जाएगा, आपके मन में शांति रहेगी, आपके मन में जो दर्द की भावना होती है, असुरक्षा की भावना होती है, वो नहीं रहेगी। असुरक्षा की भावना ही आपको इम्यूनिटी को वीक करती है। इसलिए इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए कहीं ना कहीं श्रद्धा होना जरूरी है। इसीलिए पतंजलि कहते हैं ईश्वर प्रणिधानानि। तो जो यम और नियम बताए हैं बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। दूसरे जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये जो बताया इसको कहते हैं बहिरंग योग। बहिरंग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार इसको कहते हैं बहिरंग योग। और धारणा ध्यान समाधि इसे कहते हैं अंतरंग योग। ये दोनों अंतरंग योग और बहिरंग योग दोनों इंपॉर्टेंट है। अभी हम देखेंगे जो अभी जो क्लासेस चलती है आसनों की वो भी बहुत जरूरी है। आसनों का अभ्यास करने से क्या होता है, हम लोग स्ट्रेचिंग करते हैं, स्ट्रेच योर आर्म्स, स्ट्रेच योर लेग, है ना, कई प्रकार के शरीर के पोस्चर्स करते हैं, जैसे मयूरासन हो गया, गरुड़ासन हो गया, सिंहासन हो गया, अलग अलग प्रकार के आसन करते हैं। ये ऑल आसनास आर give the effects on your abdominal structure। कि कोई आसन आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को हेल्प करती है, इनहांस करती है, करेक्ट करती है। कोई जैसे सर्वांगासन हो गया, शीर्षासन हो गया, ये पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड को ब्लड सप्लाई अधिक देती है और जिस करेक्ट द फंक्शन ऑफ improve the function of pituitary gland, pineal gland and enhance the function of your brain. Same way, suppose you do the practice of Mayurasana, Naukasana, Dhanurasana, all these asanas on the abdomen is correct to digestion. You correct, improve your digestion practice. It is improve, just correct your constipation, or you correct, you improve the liver functions, pancreatic functions, kidneys functions. So these practice asanas are also very important. And third part is all these asanas are correct the practice of internal organs. हमारे शरीर के छोटे जो organs है, हमारी internal ग्रंथियां है, endocrine glands है, उनको करेक्ट करती है और हमारे शरीर का जो फंक्शन है वो इनहांस करती है, ठीक करती है। इसलिए आसनों को बहुत संभल कर ठीक ठाक से करेंगे तभी आपको आपके इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए हेल्प होगी, मदद मिलेगी। तीसरा है योग में शरीर को हिलाना डुलाना नहीं है, शरीर को खींचना, आगे जुड़ना करना नहीं है। शरीर योग इसके आगे भी है। हमारे भगवत गीता में एक सूत्र बताया गया है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्सु कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। हमारे भगवत गीता में योग के बारे में जो बताया है उसमें आहार विहार के बारे में बहुत इम्पोर्टेंस दिया है। सपोज यू थिंक अबाउट फिजिकल लेवल, मुझे डायबिटिक हो गया, मुझे ब्लड प्रेशर हो गया, मुझे आर्थराइटिस हो गया, वी आर गोइंग टू विजिट डॉक्टर्स एंड टेकिंग द पिल्स एंड ट्राई टू करेक्ट आवर प्रॉब्लम्स, बट वी नेवर विजिट फॉर देयर मेंटल प्रॉब्लम्स। मुझे गुस्सा क्यों आता है, मुझे चिड़चिड़ा क्यों लगता है, मुझे डाउट क्यों आ रहा है, मुझे शंकाएं क्यों आ रही है ना, मुझे श्रद्धा मेरी कम हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है। वी नेवर विजिट द डॉक्टर फॉर ऑल दिस कंप्लेंट्स, but these also various important factors. योग में यह बताया है, योग ये कहता है मन सभी चीजों का कारक है। जैसे
जो डेफिनेशन ही दिया चित्तवृत्ति निरोधाः पतंजलि ने बताया, वैसे उसने क्यों बताया? मन है सभी सुखों का दुखों का कारण है। मन यदि पॉजिटिव है, मन यदि सकारात्मक है, इफ यू पॉजिटिव, योर ऑल द एफर्ट विल बी पॉजिटिव. If your mind, if your thoughts are positive, then you always be positive. If your thoughts are negative, if your thoughts are ill-minded, you always be negative. And if you're negative-minded, you're always suffering from different problems. आप निगेटिव होने से आप गलत सोचते रहेंगे, you will suffering from insomnia. नींद नहीं आएगी आपको. आप नींद सोने की कोशिश करेंगे तो गलत को धारणा, लेकिन पॉजिटिव हो, कुछ लेना नहीं देना नहीं, सो जा, नींद आ जाएगी आपको. That's why महर्षि पतंजलि सेड, अपना जो मन सुख और दुख का कारण है, इसलिए मन को शांत करने के लिए योग है. और मन क्या है, मन कैसा बनता है, आपको उसने योग में बहुत अच्छी धारणा, जैसा अभी ये बताया है, युक्ताहार विहारस्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है टू educate your mind, enhance your functions your mind. हम जैसा खाते हैं वैसा मन, उसमें जो भी हम लोग समोसा, कचौरी, गुलाब जाम, दाल चावल, रोटी, चटनी खाते हैं, उसके सूक्ष्म भाग से मन बनता है. उसका जो ठोस आहार होता है, उससे हमारा खून बनता है, हमारे बोन्स बनती है, हमारी मसल्स बनती है, हमारा सब शरीर पुष्ट होता है. लेकिन उसके सूक्ष्म भाग से हमारा मन बनता है. तो डाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. डाइट मीन्स खाना ही नहीं केवल, उसका टाइम टेबल भी, उसको ऋतुचर्या कहते हैं, दिनचर्या कहते हैं. हमने कब खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू कल्टिवेट योर माइंड, टू डेवलप योर माइंड, है ना. तो आपको जो खाने वो एक हिंदी में कहावत है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन. इसलिए just take the care of your food, and for the sake of diseases, we suggest the patient take your food on time. Suppose you have any problem, suppose you are running nose, suppose you are coughing, suppose you are in knee pain, lumbar pain, in gynec problems, any problem, be this big problem or small problem, don't worry. But suppose you take your dinner before sunset or with sunset, see in 15 days, or running nose, which we couldn't control by the medicines, we couldn't control by any practice. आपने होम्योपैथी ले लिया, एलोपैथी ले लिया, कुछ भी आयुर्वेद ले लिया, कुछ भी ले लिया, आपका जुकाम, आपकी खांसी, आपके घुटने का दर्द ये नहीं कंट्रोल हो रहा है, या आपको नींद नहीं आ रही है ठीक से, कोई बहुत सारे एफर्ट्स ले रहे हैं. You just change the timing of your dinner. Dinner timing is very, very important to control all the problems, the main thing. And try to become a vegetarian. If you are vegetarian, it's a good thing. If you are non-vegetarian, I don't say to take the non-veg, but that there is a step to make your diet and vegetarian diet. आप लोग शाकाहारी रहेंगे तो अच्छा रहेगा. शाकाहार शरीर को बहुत हेल्प करता है. मांसाहार हमारा डाइट नहीं है, लेकिन जो मांसाहारी है मैं उनको छोड़ने के लिए नहीं कहूंगा, शाकाहारी होने के लिए जरूर कहूंगा. तो वी आर द टेक्निक युक्ताहार विहारस्य. हमारा जो विहार है, हम लोग, हमारा जो दिनचर्या है, विहार में दिनचर्या, हम सुबह से लेकर शाम तक जो खाते हैं पीते हैं, वो जो लाइफस्टाइल, हमारे व्यवहार लाइफस्टाइल, वो बहुत अच्छा होना जरूरी है. वो यदि ठीक नहीं है तो फिर अगेन वी आर अनेबल टू कंट्रोल और इम्यूनिटी. हमारे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमारा आचार, विचार, व्यवहार और आहार. डॉक्टर भंडारकर, आचार मीन्स सोच और थिंकिंग, द पॉजिटिव थिंकिंग. विहार लाइफस्टाइल. सर भंडारकर, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? And ahar is very, very important for correct. Ahar means Bhandarkar, can you hear me, sir? Right, but the timings also. एक simple technique जो मैं आपको बता दूं. When I was in USA for long back,
I was awarded there in USA. For what? संजय थोड़ा Then I टाइम, was, एक बार सर को मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ. आई एम सॉरी सर भंडारकर, कैन यू हियर मी सर? hello. टाइम का सर मैं माफी चाहता हूँ. एक्चुअली जब क्लासरूम होता है, एक्चुअली हम तो 1.5 घंटे की पूरी क्लास होती है, तो इस बार नहीं हो पा रहा है. थोड़ा स्टार्टिंग में टेक्निकल ग्लिचेज भी था. तो आपसे मैं एक्सक्यूज चाहूंगा सर. टाइम का भी हम एक टी ब्रेक करने के बाद नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे. और आपने योग के सभी आयामों को इतना सुंदर से सभी को इतने कम समय में समेट लिया, हमारे टीचर्स को आपने एक्सप्लेन किया. हाँ, तो आप मुझे अगर परमिशन दें तो हम आगे बढ़ जाएं सर. टी ब्रेक कर दें. Okay, 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 sir. हाँ, on behalf of CCRT, Dr. Bhandarkar, since long time he's associated as resource person with us. Sir, thank you again being with us in CCRT program and disseminating all about the yoga to our teacher participants. On behalf of this learned teacher participants and CCRT, we extend our gratitude and thanks to you, sir. आप हमारे बीच आए उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद आपको. और विथ योर प्रिय परमिशन सर, वी कैन हैव द 10 मिनट्स गैप और फिर मैं नेक्स्ट हमारे रिसोर्स पर्सन को आगे लेक्चर के लिए इनवाइट करूंगा. तो भंडारकर सर बहुत सारा थैंक यू.